मुलायम सिंह जी किस परिवेश से उठकर आए, अशोक यादव बैठे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। मायावती जी किस परिवेश से आई, 4 बार उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर हुई। कल्याण सिंह जी किस परिवेश से आए, चीफ मिनिस्टर हुए। राजनाथ जी किस परिवेश से आए, इनके परिवार में कोई नेता नहीं था कि जिसने इनको उठा के बैठा दिया हो। क्या इनका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या हम ही हम हैं? हम ही हम हैं तो क्या हम हैं? मैं इस बात से बड़ा खिन्न रहता हूं। कहा जा रहा है सेना को बधाई दी जाए, लेकिन मोदी को क्यों? क्यों भैया? सेना मोदी के ही निर्देश पर मूव कर रही है। ऐसा समय आ गया कि सेना अपना आर्डर खुद ही टाइप किया, खुद ही दस्तखत करके चाइना निकल जाएगी। बोले आज भूटान चलने का मन है, बोले हाँ एयरफोर्स वाले को फोन कर लो, बोले आज चलते हैं भूटान में, सटासट कर लो। ऐसा तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी और मिस्टर प्रदीप शो के सबसे पहले और लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर दोस्तों जो सफलता भारत को मिली उसका श्रेय तो सेना को जाता है, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसका श्रेय जाता है और इसलिए एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान सत्कार किया। दूसरी तरफ दोस्तों जो ये हमारे राहुल गांधी जी हैं विपक्ष के नेता, इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है फटकार, क्योंकि ये उलझुल कुछ भी बातें कहते रहते हैं। उसी वजह से आपको तो पता होगा चीन के मसले पर इन्होंने ये कहा था कि भारत की 2000 किलोमीटर की जमीन चीन ने हत्या ली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है, ये तो डिबेट का टॉपिक है। डिबेट में असल मुद्दा ये है दोस्तों कि जो विपक्ष है वो अपने नेताओं को सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन दोस्तों बीजेपी का कोई भी नेता होगा, कोई भी उच्च पद पर नेता होगा, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए इनकी नजरों में वो सम्मान नहीं है। तो दोस्तों अशोक यादव आए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनको जवाब देते हुए अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ये सब बातें कही है। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा विश्लेषण है अमिताभ अग्निहोत्री जी का, जो हमेशा रहता है। इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही है, किस तरह से दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके दोगलेपन, इनके दोहरेपन को उजागर किया है और इनको अच्छी तरह से धोया है। इस डिबेट में आप देखोगे। तो दोस्तों शुरू करेंगे ये डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। अशोक जी एक बड़ी चर्चा है, एक तो 5 तारीख की बड़ी चर्चा थी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ईश्वर की दया से सब ठीक है। अब दूसरी चर्चा है 8 तारीख की। अब वो 5 वाली इनकी तरफ से थी देवेंद्र प्रमुख की, और 8 वाली आपके शिविर से है, कैंप से, कि परमाणु बम, एटम बम गिराया जाएगा। क्या तस्वीर बन रही है? क्या है? एटम बम है कि नहीं है? और एटम, एक बार मैंने ऐसा सुना था कि मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा तो पार्लियामेंट हिल जाएगी या क्या होगा, भूकंप आ जाएगा। लेकिन वो बोले और भूकंप नहीं आया, हवा भी जैसी चल रही थी वैसी चली, वो भी आगे पीछे नहीं हुई। इस बार मामला टेढ़ा हो गया और कह रहे कि अब की एटम बम चला देंगे। क्या आप देश की जनता को आगाह करना चाहेंगे कि 8 तारीख को कैसे सुरक्षित रहे वो? क्योंकि एटम बम होगा तो रेडिएशन निकलेगा, न्यूक्लियर रेडिएशन, वो तो हिरोशिमा नागासाकी टाइप का मामला ना हो जाए कहीं। अशोक जी नोएडा छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे ना, बड़ा दिल्ली बगल में ही है ना। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के पास या विपक्ष के पास, विपक्ष के वकीलों के पास, विपक्ष के नेताओं के पास बहुत सारे सबूत हैं, जिन सबूतों की बात हो रही, और उस सबूत हैं चुनाव आयोग द्वारा चोरी किए जा रहे वोटों पर। चुनाव आयोग द्वारा जो अभी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो प्रकाशित हुआ है उसमें बहुत सारे मृतकों के नाम ही है। इसको आप या भाजपा के साथ ही आप डिनाई नहीं कर सकते हो, तो सबूत के साथ दिया है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं, ऐसे सबूत हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी अपना जो है दिशा निर्देश उस देखते हुए जारी करेगा। सवाल ये उठता है जी, मैंने देखा है कि जो कमजोर होता है अखाड़े में उतरने से डरता है। जिससे पाकिस्तान कमजोर है तो भारत से डायरेक्ट फाइट नहीं करता, वो आतंकवादी भेजेगा, प्रॉक्सी वार करता है, युद्ध करता है, धोखेबाजी की लड़ाई करता है। उसी तरह से जनता की अदालत में भाजपा बहुत ही कमजोर हो चुकी है। उस कमजोरी को वो अपनी ढाल बना रही, किससे? चुनाव आयोग को। वो हमसे, विपक्ष से फ्री एंड फेयर फाइट नहीं करना चाहती। वो जानती है कि फ्री एंड फेयर फाइट होगी तो हम उठाकर पटक दिए जाएंगे। जनता बिल्कुल परेशान हो गई है, लेकिन उस फ्री एंड फेयर फाइट से बचने के लिए अशोक भाई वो अपना बोलिएगा, आपका अवसर है पूरा। एक छोटा सा 30 से एक मिनट की बात। मेरी समझ ये कहती है कि इतने सालों का अनुभव उसमें शामिल है कि आप तब तक किसी चुनाव को फ्री एंड फेयर नहीं मानेंगे जब तक आप ना जीत जाओ। बिल्कुल सच्ची है बात कि नहीं? आप तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे कि अब की चुनाव बढ़िया हुआ, जब आप जीत जाओगे। आप नहीं जीते, आप सरकार में नहीं आए, तो आप हर बार यही कहोगे वोट चोरी हुआ, सब गड़बड़ हुआ। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा था कि चुनाव आयोग एक तरह से ऐसी संस्था बना दिया मोदी सरकार ने कि जो संस्था एक खाली चुनाव एक रजिस्टर करने की मशीन हो गया कि हाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है। रसिया की तरफ, चाइना की तरह हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बनाने के लिए आमादा है मोदी सरकार। और
ये खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, ये खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, प्रेस को भुगतना पड़ेगा, हमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब लोकतंत्र नहीं बचेगा तो न तो आपकी आवाज बचेगी न तो मेरी आवाज बचेगी। इसलिए सबको आवाज उठाना है तानाशाही सत्ता के खिलाफ। आप हर बात में अमिताभ जी बस 10 सेकंड, चाहे डिबेट टीवी में हो, चाहे डिबेट लोकसभा में हो, चाहे डिबेट राज्यसभा में हो, वो कोई भी डिबेट बिना नेहरू के, बिना इंदिरा गांधी के पूरी नहीं होती। लेकिन मोदी जी को अगर इंदिरा गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, एक चीज उसको ध्यान में देना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने कभी अपना ये नहीं बताया था कि हमारा फला इतना चौड़ा है, हम इतने बड़े बहादुर हैं। लेकिन उसी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया था। उसी इंदिरा गांधी ने अमेरिका से आंखों में आंखें डाल करके बात किया था कि यहाँ विश्वगुरु की तरह नहीं कि अमेरिका ने जरा सा होका। चिट्ठी भी लिखी थी, उसमें जाना नहीं चाहते, चिट्ठी भी लिखी थी, एक चिट्ठी लिखी थी निक्सन को, बड़ी गंदी चिट्ठी है अशोक भाई, वो चिट्ठी अच्छी टेस्ट की नहीं है। 5 इंच का सीना वाला व्यक्ति, अरे भाई रुक जाओ अभी, इंदिरा जी ने 71 की लड़ाई के समय एक चिट्ठी लिखी अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को, वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है, वो चिट्ठी वितृष्णा पैदा करती है, उसको पढ़ो तो। मैं नहीं चाहता, और जो बात अशोक जी ने कही कि नेहरू और इंदिरा नहीं, उनके बिना भारत की बात कैसे पूरी हो सकती है? वो भारत के एक बड़े कालखंड में भारत के प्रधानमंत्री रहे, गजब बात है। बोले मुलायम सिंह की बात ना करो यूपी में, क्यों नहीं करेंगे? जनता के वोट से चुने हुए व्यक्ति के प्रति मन में तेजाब नहीं होना चाहिए। मैं तेजाब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तेजाब चेहरे से दिखता है, एसिडिटी बहुत हो जाए तो चेहरा बता देता है। समझदार डॉक्टर दूर से बता देगा भैया तुम्हें एसिडिटी बहुत ज्यादा है, क्या ठंडा दूध पियो फ्रिज का। ये एसिडिटी क्यों है, इतना इतना अम्ल क्यों है, इतना क्यों है एसिडिटी? क्या आप हमारे आपके चिढ़ने से मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? रहेंगे। क्या इस देश ने इंदिरा गांधी को देश के नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया? किया। तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जिस वोट से इंदिरा गांधी चुनी गई और 52 में आकर जिस वोट से पंडित जी चुने गए, 47 में वोट से नहीं चुने गए थे पंडित जी, ये भी ख्याल रखो। कई बार लोग सारा उनके में जोड़ देते हैं कार्यकाल। 47 से 52 तक दूसरे किस्म का कार्यकाल है, वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्टेड हुए 52 के चुनाव के बाद, इसलिए 52 से 64 तक का जोड़ो, जब तक पंडित जी जिंदा रहे। खैर वो बहस फिर कभी। मैं कहता हूं वही सम्मान भारत के हर प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं? ये मानसिकता का प्रश्न है राजबाबू। एक प्रश्न आया था, मेरे दिमाग में बात आ जाती तो मैं बोलता जरूर हूं, फिर बाद में जो हो तो होता रहे। शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए, अशोक भाई सुन लीजिए, वो गरीब परिवार के पुत्र थे, लेकिन भारत आज भी ईमानदारी के मामले में उनको 24 कैरेट का सोना घोषित करता है। उतना विश्वसनीयता किसी नेता की ईमानदारी के मसले पर नहीं जितनी शास्त्री जी की। शास्त्री जी को लोगों ने कहा जब प्रधानमंत्री बन गए कि आप वहीं रह लो 3 मूर्ति में ही। अब शास्त्री जी को इतना इल्म नहीं था कि मसला क्या गंभीर कहां से हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई वहीं रख दो झोला वोला, वहीं ठीक है। बाल बच्चों से मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े परिवार से आवाज आई, नो अब तुम 3 मूर्ति में रहोगे, तुम्हारी इतनी हैसियत। यह भाव बताता है कि हम अपने अलावा किसी को नहीं मानते। यह भाव गलत है। इस लोकतंत्र को यहां से समझिए। मुलायम सिंह जी किस परिवेश से उठकर आए, अशोक यादव बैठे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। मायावती जी किस परिवेश से आई, 4 बार उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर हुई। कल्याण सिंह जी किस परिवेश से आए, चीफ मिनिस्टर हुए। राजनाथ जी किस परिवेश से आए, इनके परिवार में कोई नेता नहीं था कि जिसने इनको उठा के बैठा दिया हो। क्या इनका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या हम ही हम हैं? हम ही हम हैं तो क्या हम हैं? मैं इस बात से बड़ा खिन्न रहता हूं। कहा जा रहा है सेना को बधाई दी जाए, लेकिन मोदी को क्यों? क्यों भैया? सेना मोदी के ही निर्देश पर मूव कर रही है। ऐसा समय आ गया कि सेना अपना ऑर्डर खुद ही टाइप किया और खुद ही दस्तखत करके चाइना निकल जाएगी। बोले आज भूटान चलने का मन है, बोले हाँ एयरफोर्स वाले को भी फोन कर लो, बोले आ जाओ गुड्डू चलते हैं आज भूटान में, सटासट कर दे। ऐसा तो नहीं ना, ये पाकिस्तान की सेना नहीं है कि जहां मुनीर 2-4 घंटा मार दे परवेज उसके शरीफ के, कभी भी। ये भारत की सेना है, ये भारत की लोकतांत्रिक सरकार के अधीन ही संचालित होती है। अशोक भाई ने या राज भाई ने कहा कि नेहरू जी और इंदिरा जी की बात, वो बड़े नेता है, मैं सच कह रहा हूं, इसलिए उनकी बात होगी, आज भी होगी और 100 साल बाद भी होगी, इससे मत चिढ़िए। उनके अच्छे की तारीफ होगी तो बुरे की भी तारीफ पर भी प्रश्न खड़े होंगे। क्या नेहरू और इंदिरा को ओमिट करके चल सकते हैं हम? नहीं ना, उनको हटा के इतिहास लिख सकते हैं? नहीं। औरंगजेब की बात करते हैं, और जो पब्लिक डोमेन में है राज भाई,
उसकी समीक्षा होगी, बुरा नहीं मानना चाहिए, चाहे आज हो और चाहे दिवंगत हो। क्या समस्या है? अच्छे निर्णय हुए, उनकी तारीफ आपको अच्छी लगेगी, बुरे निर्णय आपके कार्यकाल में कभी पूर्व में लिए गए तो उनकी समीक्षा नहीं होगी, आज होगी। और आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, मान लेते हैं, क्या करेंगे? मुझे उत्तर बताइए। बोले बम फोड़ेंगे, ओके फोड़ दिया बम से मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, मेज पे अगर मुक्का मार दिया तो कांच टूट सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होना। फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यही लॉजिकल है उसके प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए, दो ही तरीका, या तो आपकी बात मानेगा या रिजेक्ट कर देगा। मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया, मान लीजिए एक 50%, तब क्या करेंगे? अपने कार्ड छपा देंगे, उसमें दस्तखत आप ही जयराम रमेश से कहेंगे तुम ही दस्तखत करके मतदाता प्रमाण पत्र मान दो सबको। क्या करोगे? संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे खारिज मत करिए मेरे भाई। बोले ये चोर है, अच्छा जी, कल सुप्रीम कोर्ट आपके मन से नहीं चलेगा तो आप उसको भी ऐसे घोषित करोगे? यही चुनाव आयोग है जो जिसने कांग्रेस को सत्ता उसके ही द्वारा कराए गए चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिली कि नहीं मिली। और शेषन साहब जब बने थे तो उससे पहले शेषन साहब राजीव गांधी के सहायक रहे थे। क्या ये पता है ना राज भाई? किसी को नहीं पता है। राजीव गांधी के सहायक थे। लोग अपने सहायकों से ऐसा भी कहते हैं, तो सुनो एक काम करो, गेट बंद करके निकलना और 2 चाय बोल देना है और डिस्टर्ब मत करना। वो बाद में बने थे? नहीं बने थे। गिल क्या थे? वही स्थिति थी, पप्पू जाओ चाय बोल के आओ, 2 पान ले आओ, नहीं थी। ऐसा था कि गिल के आने पे इंदिरा जी खड़ी हो जाती थी, ऐसा था क्या कभी? नहीं ना। हम तो मिले हैं गिल से, जानते हैं उनको, उनके प्रति सम्मान है। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी आप ये कहो कि नहीं इंदिरा जी के समय में बिल्कुल निष्पक्ष काम हो, ऐसा नहीं। वो तो छांट के स्वयंसेवक रखती थी अपने, हैं स्वयंसेवक इनके पास, देवेंद्र प्रमुख के पास, लेकिन इंदिरा जी के पास भी अपने किस्म के स्वयंसेवक थे। वो पहले टेस्ट करती थी फिर रखती थी। इसलिए मेरा मानना है चुनाव आयोग से आपकी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन संस्था को खारिज मत करिए। संस्था वही है जो अभी भी चुनाव कराएगी और 27 में यूपी का भी कराएगी अशोक भाई, और 29 का देश का भी कराएगी। अच्छा लगे तो भी और खराब लगे तो भी। हाँ, और दूसरी सलाह ये कि 2 मतदाता पहचान पत्र मत रखिए। पता नहीं कब कहां कौन सा ग्रह खराब हो, मार्केश लग जाए और बवाल हो जाए। धन्यवाद। खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण और जो विपक्ष को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आईना दिखाया वो विश्लेषण भी आपको पसंद आया होगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी के तर्क जो होते हैं दोस्तों वो लाजवाब होते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने इतने साल पत्रकारिता में गुजारे हैं, इनको पूरा अनुभव है और हाल के राजनीति में क्या क्या हुआ ये सब भी इनको पता है। तो दोस्तों इसलिए अमिताभ अग्निहोत्री जी की लाइक और एक कमेंट जरूर करते जाइएगा, और डिबेट वीडियो पसंद आई तो दोस्तों मेरे इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।